सीडीपी के तहत हम लोग देखेंगे आज इमोशन जानते हैं आप सभी कि इमोशन जो होती है हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा होती है। नहीं, अगर दुनिया में इमोशन ना हो, संवेग ना हो, तो हम लोग क्या हो जाएंगे? एक मशीन बन जाएंगे, एक रोबोट बन जाएंगे। ये दुनिया सब क्या हो जाएगा? एक तरह से उजरा उजरा सा लगेगा, किसी को किसी से लगाव ही नहीं रहेगा। नहीं, तो इमोशंस, एक राथुस जो साइकोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि इमोशंस कलर आवर लाइफ्स, यानी संवेग जो होते हैं वह क्या करते हैं? हमारे जीवन को रंगों से भरती है। यानी इमोशंस जो संवेग होते हैं वह हमारे जीवन में रंग लाती है। नहीं, यानी इमोशंस कलर आवर लाइफ्स। सिंपल सी बात है कि जो हमारा संवेग है, जो हमारी एक इमोशन है, जो हमारा फीलिंग्स है, वही हमारी क्या करती है? हमारे जीवन को रंगीन बनाती है। एक दूसरे से लगाव या बिछड़ाव या जो कुछ भी होता है वह सब कौन उत्पन्न करता है? तो हमारे इमोशन या संवेग। अच्छा, आज हम लोग जो यहाँ पे है, आप लर्नर आइज बाय वीआरपी चैनल से जुड़े हुए, किस चीज के कारण है? एक इमोशन के कारण। आपको क्या आती है? हमारे पढ़ाने का जो एक इमोशन है वो आपको पसंद आती है, तरीका पसंद आती है। नहीं, तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा संवेग है वही हमारी दुनिया को क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। नहीं तो आज हम लोग एक रोबोट हो जाते, एक मशीन हो जाते, और जो एक बिना मतलब का इधर से उधर भटकते चलते, ना कोई लक्ष्य होता ना कुछ होता, हम लोग पागलों की तरह होते हैं। नहीं, कोई किसी का यहाँ पे दिखता ही नहीं। तो सबसे पहले इमोशन के बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करें कि यह जो संवेग है, इमोशन शब्द है, इमोशन, तो इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवियर से हुई है। इमोवियर से हुई है, याद रखिएगा इसको। इमोवियर से हुई है, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है? इमोशन हम लोग को क्या करती है? तो हमें उत्तेजित करती है। तो इमोवियर शब्द का अर्थ होता है उत्तेजित करना, यानी हम लोग को इंसाइट करती है, उकसाती है, उत्तेजित करती है किसी भी चीज के लिए। नहीं, अब यहां समझिएगा कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा को प्रदर्शित करते हैं, और यह जो संवेग होता है वह कैसा होता है? तो संवेग जो होती है वह जन्मजात होती है। नहीं, क्या संवेग बाहर से आता है? आपके द्वेष की भावना, आपके प्रेम की भावना, आपके घृणा की भावना, ये सब कहां से आती है? जन्म से है। ऐसे भी कहते हैं, जेबी वर्सन कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमारे अंदर 3 प्रकार के कौन चीज होते हैं? इमोशन होते हैं। नहीं, कौन कौन? लव, फियर और एंगर, वही ना है? लव, फियर और एंगर, प्रेम का, डर का और क्रोध का, 3 प्रकार के ये हम लोग जन्म से ही लेकर आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन डालता है कि बताइए इनमें से कौन सा संवेग है या नहीं है? तो सिंपल सा बात है, लव, फियर और एंगर। कई बार पूछा भी है। तो संवेग कैसी है? तो संवेग जो होती है एक जन्मजात प्रक्रिया है। नहीं, और अगर हम थोड़ा सा वाटसन के कथन को यहां पर हम लिख के बता दूं, तो वाटसन महोदय कहा भी करते हैं, वाटसन महोदय कहते हैं कि नवजात जो शिशु होते हैं उसमें 3 प्रकार के संवेग होते हैं। कौन कौन? लव, फियर और एंगर, ये पाए जाते हैं। लव बोले तो आपके स्नेह का, प्रेम का, लगाव का, फियर बोले तो डर का, और एंगर बोले तो क्रोध का। ये 3 होते हैं, इसको याद कर ही लीजिएगा आप लोग। नहीं, लेकिन ब्रिजिस जो है वो कहते हैं कि जो मनुष्य होता है जन्म के समय
केवल एक संवेग होता है, वह होता है उत्तेजना का, किसी भी चीज के प्रति उसके उत्तेजित हो जाने का। तथा 2 वर्ष की आयु तक सभी संवेगों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। और उन्होंने पूरे तरीके से 32 प्रकार के संवेग की बात की है ब्रिजिस ने, उसका नाम है ब्रिजिस। 32 संवेग की बात की। अच्छा, सब संवेग है, जो भी आपका फीलिंग्स है, अच्छा का, बुरा का, प्रेम का, लगाव का, क्रोध का, नहीं, ये सब आपका क्या है, एक प्रकार का इमोशन है कि नहीं है। और जनरली संवेग को हम 2 भाग में पढ़ सकते हैं, एक होता है सुखद और दूसरा होता है दुखद। तो संवेग को अगर हम बांटने का काम करें तो हम कह सकते हैं कि संवेग जनरली 2 पार्ट्स में काम करते हैं, एक होता है सुखद संवेग और एक होता है दुखद संवेग। सुखद संवेग कब होता है, जब आपके अनुसार कोई कार्य करता है तो कहते हैं कि सुखद संवेग, और जब आपके बातों को वह इनकार करे, आपके जैसा बनने का प्रयास न करे, तो हम लोग कहते हैं दुखद संवेग। क्या दुनिया में अक्सर लोग दुखी क्यों हैं, आज 99% लोग जो दुखी हैं क्यों हैं, क्योंकि वह दूसरे से अपेक्षा कर लेता है। जिस दिन अपेक्षा खत्म हो जाएगी, आपके सारे सुख में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अच्छा, क्या संवेग का प्रभाव व्यक्ति के कामों पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, क्रियाशीलता पर भी पड़ता है। मान लीजिए अगर आपके अंदर संवेग दुखद वाला होगा तो आपका सारा चीज खराब हो जाए। जैसे मेरे को कल पड़ गया, नहीं तो कल मेरा पूरा मूड ऑफ रहा, यही ना। तो ये सारा चीज होता है कि संवेग का प्रभाव व्यक्ति पर बहुत पड़ता है। इसलिए एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए आपको यह काम करना होगा कि संवेग को घर पे रख के आना होगा, नहीं, क्योंकि आपके निजी जीवन से क्या किसी को मतलब है। आप मान लीजिए कि घर में लड़ाई किए, आप बाहर आके चिल्ला रहे हैं क्लास में, तो क्या होगा, पूरा क्लास का माहौल बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा। तो ये आपको क्या होगा। और बात एक और समझिएगा, संवेग से व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन दिखाई देता है। संवेग जो होता है तुरंत तो जग जाता है, लेकिन शांत होने में क्या लगता है, बहुत टाइम लगता है, नहीं। इसलिए ना कहता है कि किसी से उलझना नहीं चाहिए आजकल, नहीं। कभी भी संवेगों का दमन नहीं करना चाहिए। जो आपके अंदर एक संवेग है, मान लीजिए आपके अंदर कुछ उठ रहा है, आपको कोई चीज से नफरत है, तो क्या उसको दबा के रखना चाहिए, उगल देना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर एक रूप में वह नहीं निकलेगा तो वह फिर दूसरे रूप में भयंकर होगा, समझ रहे हैं। इसलिए संवेग का कभी भी दमन नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हमें आपसे किसी प्रकार का कष्ट है तो हमें बोल देना चाहिए, ना कि अंदर अंदर सराहना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर नहीं करिएगा ना तो वो भयंकर, वो आएगा, निकलेगा तो जरूर। संवेग को कभी दबा नहीं सकते, हम दबा सकते हैं क्या, और निकलेगा तो भयंकर। आजकल जो रिश्ते इतने टूटते हैं क्यों, तो संवेग को दमन। आप क्या सोचते हैं कि हम बात को अगर अंदर कर लेंगे ना तो उसको पता नहीं चलेगा, नहीं, लेकिन वो क्या होता है, दूसरा रूप लेकर आएगा, भयंकर रूप लेकर आएगा, और आपको हो सकता है जीवन को उजाड़ भी दे ना। ऐसे ना होता है, छोटी छोटी बातें ही तो संवेग होती है ना, जो आपको क्या करती है, नष्ट करके रख देती है, और पता भी। तो वही गाना गाइएगा कि मेरा कसूर इतना ही था कि हम क्या थे, इन बातों से अनजान थे। चलिए अब एक और बात समझिएगा। अब कहता है कि अब यहां से एक चीज है कि आपके पास संवेगात्मक बुद्धि है या नहीं, इस कैसे हम जानेंगे। तो संवेगात्मक जो बुद्धि होती है यह आपके चेहरे के हाव भाव से पता चलती है। अगर आपके अंदर अच्छा वाला संवेग है, सुखद वाला, तो मुस्कुराते रहेगा, चेहरे पर भाव होगा, चेहरा खिला सा नजर आएगा। और जब आपके अंदर दुखद होगा तो क्या होगा, आप कह सकते कि मुरझाए रहेंगे, और आप हमेशा क्रोधित रहेंगे। हर बात को आप क्या करेंगे, एक तरह से इग्नोर करेंगे, नहीं। तो संवेगात्मक बुद्धि जो होती है वह अपनी तथा दूसरी, देखो संवेगात्मक बुद्धि के माध्यम से हम क्या करते हैं, तो अपने तथा दूसरे या दूसरों की क्या करते हैं,
भावनाओं को जानने, ना समझने एवं उनका उचित प्रबंधन करने से है। यही ना आपका सामवेगिक बुद्धि है। यानी हम क्या करते हैं, दूसरे की भावना को जानते हैं, फिर समझते हैं और उनका उचित प्रबंधन करते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, सामवेगिक बुद्धि। अच्छा, संवेगों पर नियंत्रण रखना क्या कहलाएगा, संवेगीय स्तर कहलाएगा। ठीक है। और अब यहां पे क्या आती है कि इसका बुद्धि से क्या तात्पर्य है, तो हमेशा हमें संवेगों के प्रति दृष्टिकोण कैसा रखना चाहिए, उचित दृष्टिकोण या अभिवृत्ति को अपनाना, या अभिवृत्ति को अपनाना। और क्या करते हैं हम, कैसे जानेंगे कि आपका संवेगात्मक बुद्धि अच्छा है, तो आप क्या करते हैं, वातावरण एवं स्थिति के अनुसार बातचीत करना। मतलब देखेंगे कि सामने वाला का मूड कैसा है और जिस तरीके का मूड होगा उसी प्रकार की हम बातें करेंगे। ऐसे भी लोगों को अपना प्रशंसा सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम लोग ज़्यादा कोशिश क्या करते हैं कि दूसरे की प्रशंसा करें, शिकायत न करें। अच्छा, किसमें कितनी संवेगात्मक बुद्धि है, इसकी जांच करने के लिए जिस इकाई विशेष का प्रयोग किया जाता है उसे क्या हम लोग कहते हैं, संवेगात्मक लब्धि कहते हैं, जिसको बुद्धि लब्धि के नाम से तो आप जानते ही हैं। नहीं, लेकिन ये संवेगात्मक लब्धि इसको कहा जाता है, नहीं, जिससे हम लोग पता करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करेंगे। तो इमोशन, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि अगर जो इमोशन है, यदि संवेग जो है धनात्मक हो, धनात्मक समझते हो, संवेग धनात्मक तो आपके मन मुताबिक आप जिस प्रकार का चाहते हो उस प्रकार की पूर्ति हो। तो संवेग अगर धनात्मक हो तो क्या होता है, तो आपकी जो क्या होती है, आपका जो संवेग होता है वो कैसा हो जाता है, तो सुखद फीलिंग्स आएगा आपके अंदर, सुखद नहीं, फीलिंग्स, फील माने क्या होता है, महसूस होगा, सुखद महसूस होगा आपसे। अगर वही आपका संवेग कैसा हो जाए, ऋणात्मक, तो आपका कैसा महसूस होगा, दुखद होगा, आप कटे कटे रहेंगे। अब एक बात और समझिएगा, इसकी थोड़ा सा संवेग की विशेषताएं देख लेते हैं। संवेग की विशेषताएं, क्या विशेषता है संवेग की। पहला कहता है कि मनुष्य की जो संवेग होते, इमोशन होते हैं, वह कैसा होता है, शारीरिक उत्तेजना पर आधारित होता है। नहीं, जो आपके अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं वह क्यों होते हैं, आपके शारीरिक उत्तेजना के कारण, फिजियोलॉजिकल अराउजल के कारण, या अभिव्यक्तात्मक व्यवहार के कारण, यही सब न है। एवं कॉन्शस यानी सचेतन अनुभव के कारण आपके अंदर क्यों फीलिंग्स आती है। फीलिंग है तो क्या है,
तो आपकी एक शारीरिक उत्तेजना है। आप कैसे कहते हैं कि मेरा मन उखड़ा हुआ है? कैसे, क्यों कहते हैं? क्योंकि आपकी जो शारीरिक उत्तेजना थी उसकी वह पूर्ति नहीं कर पाए। आप जिस चीज के बारे में जिस प्रकार का उम्मीद रखते थे व्यवहार की, वह आपका अभिव्यक्तात्मक व्यवहार नहीं मिल पाया। नहीं, एवं सचेतन अनुभव, जो आपने एक अनुभव अपने अंदर रखा था, उसकी भी पूर्ति नहीं हो पाई। तो ये सारा आपको क्या करता है? संवेग को बढ़ाने का काम करता है। संवेग दोनों हो सकता है, सुखद भी हो सकता है, दुखद भी हो सकता है। अगर आप सकारात्मक विचार लेके चलते हैं, आप लॉजिकल पॉइंट पे जाते, तो आपके अंदर सकारात्मक संवेग उत्पन्न होगा। और अगर आप नकारात्मक लेके चलते, झूठ मूठ की बातें करते हैं, तो क्या हो जाएगा? आपसे नकारात्मक हो। इसलिए तो कहा जाता है कि भीड़ से हमेशा क्या करना चाहिए? बचना चाहिए, भीड़ से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कब आपका संवेग कौन सा उत्पन्न हो जाएगा आपको पता है? आप जा तो रहे थे अपने दोस्तों के साथ, हो सकता है उसी दोस्त में से किसी ने ढेला चला दिया, तो आपके अंदर का भी संवेग क्या हो जाएगा? उस समय जग जाएगा, और जिसके कारण आपको दुखद हो जाएगा वहां पे। इसलिए दूसरी बात, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आप हमेशा भीड़ से बचे, समारोह से बचे। क्यों बचे? क्योंकि आपके संवेग पर असर पड़ता है। मान लीजिए कि हम शादी में चले जाते हैं, तो क्या होता है? 2 से 3 दिन 4 दिन हमारा दिमाग क्या हो जाता है? उसी संवेग में रहता है। फिर किताब छूने का मन नहीं करता है, तो आपका कितना डिस्टर्बेंस करता है। इसीलिए आप शारीरिक उत्तेजना, अभिव्यक्तात्मक व्यवहार और सचेतन अनुभव पर ये सब क्या होता है? ह्यूमन, जो आपका मानव जो एक संवेग है वह उसमें शामिल होते हैं। तो मानव जो आपका भावना है, मानव जो संवेग है, उसमें शारीरिक उत्तेजना, अभिव्यक्तात्मक व्यवहार और सचेतन अनुभव जो होते हैं से शामिल होते हैं। ये सारे शामिल होते हैं। ठीक है। अच्छा, संवेग के उत्पन्न होने के लिए कहता है कि संवेग के उत्पन्न होने के लिए फीलिंग्स जो होता है, अनुभूति जो होती है, फीलिंग्स बोले तो आपका अनुभूति मतलब जो आप फील कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं। अनुभूति क्या होती है? आवश्यकता होती है। ये क्या कह रहा है? कहा जा रहा है कि संवेग के उत्पन्न होने के लिए अनुभूति आवश्यक है। जब तक आपके अंदर से फीलिंग्स नहीं आएगा, जब तक उसकी जरूरत नहीं होगी, तब तक क्या संवेग उत्पन्न हो जाएगा? हम किसी से लगाव का संवेग उत्पन्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले फीलिंग्स तो आनी चाहिए लगाव का। अगर हम किसी चीज के बारे में संवेग उत्पन्न हो गया है, अच्छाई के बारे में, तो सबसे पहले अंदर से फीलिंग्स तो आनी चाहिए अच्छाई वाली। अगर आएगा ही नहीं तो क्या हो पाएगा संवेग उत्पन्न? तो संवेग उत्पन्न करने के लिए सबसे जरूरी फीलिंग्स होता है। बिना फीलिंग्स का आपका इमोशन जागृत नहीं होता है, होगा? और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल समझिए कि आप अगर बराबर समोसा खाते हैं, तो समोसा के दुकान पर जाते हैं, आपके अंदर पहले क्या आती है? फीलिंग्स आती है। और फीलिंग्स आपको क्या जगाती है? संवेग को, इमोशन को। और इमोशन आपका क्या कहते हैं कि ले लो, नहीं है। और दूसरी बात, जैसे वो बात तो बोल भी नहीं सकते हैं यहाँ, लेकिन अगर हम कहें कि मान लीजिए अगर हम किसी के प्रति अगर लगाव होता है, तो क्यों लगाव हो जाता है? हमारे फीलिंग्स के कारण। अच्छा, मान लीजिए अगर हम अपने अंदर की फीलिंग्स आपके लिए मार दे, तो क्या हमें आपसे मिलने का मन करेगा? आपसे बात करने का मन करेगा? अगर हम इसमें नफरत भर ले, उल्टा हम आपके प्रति अगर नफरत का फीलिंग्स भर ले, तो कभी भी आपका चेहरा भी देखने का मन करेगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या? सब खेल किसका है? आपके फीलिंग्स का है। दुनिया में हर चीज को भूला जा सकता है, समय लगेगा लेकिन भूला जा सकता है। कैसे? फीलिंग्स को मार देंगे। और फीलिंग्स से मारने का उपाय क्या है?
नफरत उसके प्रति खाली शिकायत बात करना शुरू कर, तुरंत मर जाएगा। दूसरी बात, एक और तरीका है, नफरत भरना तो अलग चीज है, हम उसकी हर चीज को साइड कर दें, उसको भूल जाए, बातें खत्म हो जाएगा। देखते हैं जब किसी का पति का डेथ होता है तो पत्नी को कैसे क्या किया जाता है, कहीं अलग टूर पर ले जाया जाता है, क्यों? और उसके घर में जो भी चीजें होती है सबको हटा दिया जाता है, नए घर में रखा जाता है, क्यों? ताकि ना वो चीज दिखेगा ना उसको अफसोस आएगा। नहीं तो फीलिंग सबसे पहले, अगर चाहते हैं आप, दुनिया में सब कुछ संभव है, आप जिसके लिए आज मर रहे हो उसको भी भूलना संभव है। कैसे भूलिएगा? फीलिंग्स को हटा दीजिए। और फीलिंग्स हटेगा कैसे? आप केवल निगेटिव सोचिए, केवल निगेटिव सोचिए, इग्नोर कीजिए। जिस दिन इग्नोर करना शुरू कर दीजिएगा आपका संवेग ही खत्म हो जाएगा। इमोशन, हम लोग ना कहते कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, ये बातें झूठ है। कोई किसी के बिना मरता नहीं है, ना अति होता नहीं, वो रह लेगा, बशर्ते वो फीलिंग्स को क्या कर दे, हटा ले। और याद रखिए, ये फीलिंग्स एक बार आ जाती है तो लत लग जाती है। देखते हैं एक जवान लड़का लड़की भाग क्यों जाता है, क्या वो न रह सकता था? क्योंकि उसने फीलिंग्स को जगा दिया उसके प्रति, और जगेगा तो उसको लगेगा कि दुनिया यही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि सब बेकार है। नहीं तो फीलिंग्स को जो होती है, संवेग का जो, अगर चाहते हो कि संवेग उत्पन्न हो कि अच्छा हम किसी के अंदर संवेग को उत्पन्न कर सकते हैं, कैसे करेंगे? हम उसके जैसा व्यवहार करेंगे, वो जैसा चाहता हम वैसा करना शुरू कर देंगे। नहीं, अगर वो चाहता है कि मुझे डेली गिफ्ट मिले तो हम गिफ्ट देंगे, उसको मिठाई मिले तब मिठाई देंगे, जो चाहता हम वैसा करना शुरू कर देंगे। फीलिंग्स आ जाएगी, फीलिंग्स आएगा तो अपनापन आएगा, अपनापन आएगा तो आप उसका इमोशनल अत्याचार करिए, ऐसे ना होता है। तो संवेग। तीसरी बात, देखो सामने वाले को कभी भी एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूं। जिस दिन वो समझ जाए ना कि आपके बिना वो नहीं जी सकता है, उस दिन आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू, कदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बिना तो रहेगा नहीं, तब इसको फायदा उठाओ। इसलिए कभी भी एहसास नहीं, कितना भी पति पत्नी भाई बहन कोई हो, तुम कभी एहसास मत दिलाओ, ये ज्यादा नहीं शो करो कि करो अंदर से प्रेम, लेकिन जागृत नहीं होने दो कि हम तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकते। तो ये इमोशन काम करता है, सब इमोशन का खेल है। तीसरी बात कहता है कि जो क्या संवेग, क्या फीलिंग ऐसे ही आ जाएगी? क्या फीलिंग ऐसे ही आ जाएगी? क्या आपके यहाँ कोई व्यक्ति ऐसे ही चले आते हैं? क्या अगर ऐसा सोचते हो तो गलत सोच रहे हो। अगर तुम सोचते हो कि मुझे ज्यादा खातिरदारी किया जा रहा है, मेरे यहाँ लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या ऐसे ही आ रहे हैं? उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है पता है, उद्देश्य है, जो हम लोग भूल जाते हैं। कहते बाप रे हम लोग को कितना कदर करता है, जब बुलाते हैं जैसे बुलाते हैं उस तरीके से आ जाता है। कहते हैं ना हम लोग, कोई कोई रिश्तेदार को ना कहते हम लोग का बहुत ख्याल रखता है। ख्याल नहीं रख रहा है, आपका गलत फहमी में हो, वो तुम्हारा कहीं ना कहीं सोर्स लगा रहा है कोई चीज का, जो तुमको बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए संवेग कहता है, जो हमारा संवेग होता है वह कैसा होता है पता है, उद्देश्य पूर्ण होता है। कोई भी इमोशन क्यों होता है, एक माँ भी बच्चे को जन्म क्यों देती है पता है? केवल इमोशन के कारण। इमोशन कहाँ से आते हैं? उसके फील से आते हैं। उसको फील क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है उसका? वो सोचती है कि जब मेरा शरीर गिरेगा तो देखेगा, देखो है ना, एक उद्देश्य है। बिना उद्देश्य का कोई जन्म नहीं देगा, पत्ता हिलवे नहीं करता है बिना उद्देश्य का ना, तो ये आदमी के जन्म कौन दे देगा। चलिए आगे। तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए देखते हैं अधिगम में सांवेगिक तनाव के कारण। सबसे पहले, अच्छा अधिगम में सांवेगिक इमोशनल जो स्ट्रेस आता है क्यों आता है? तो इसके कारण होता है व्यवसायी चुनौतियां, व्यवसायी चुनौतियां। अगर आपके सामने व्यवसायी वोकेशनल चैलेंजेस आना शुरू हो जाए तो आपके अधिगम में क्या हो जाएगा, तनाव आना शुरू हो जाएगा। आपके सामने अगर व्यापार व्यवसाय या विभिन्न प्रकार के चीज़ों का अगर चुनौतियां आने लगे तो ऑफकोर्स है कि अधिगम क्या हो जाएगा, में संवेग तनाव हो जाएगा।
दूसरी बात, आपका शारीरिक जो स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य खराब होना। अच्छा, अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तब क्या होगा? सामवेगिक तनाव आएगा कि नहीं? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर आपका मन ही ठीक ना रहे तो क्या आपका अधिगम सही से हो पाएगा? बोलिए। अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं रहेगा, मन ही ठीक नहीं रहेगा, तो कभी भी आपका अधिगम अच्छा से नहीं हो। यानी अधिगम को अच्छा करने के लिए सबसे बेहतर उपाय है कि आपका मन कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। नहीं, यानी मन को सबसे पहले प्रसन्नचित्त होना चाहिए। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस उसके जीवन में नहीं होना चाहिए। यानी आपका शरीर, देखो कहा भी जाता है कि आप शिक्षक है तो अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्लास में इंटर ना करें। आप खेल खेलते हैं तो देखते हो पहले चेक होता है ना, फिजिकल टेस्ट होता है। क्यों होता है फिजिकल टेस्ट? इसीलिए होते हैं ताकि आपका वहां पे 100% परफॉर्मेंस दे। अच्छा, मान लीजिए कि हम स्ट्रेस में रहेंगे तो क्या मैं आपको जो रियल में ज्ञान देना चाहिए क्या मैं दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। क्या होगा? मेरी आवाज में झरक रहेगी, करापन रहेगा। क्योंकि जब आप बीमार होते हैं मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से तो ऑफकोर्स है कि आपको हर चीज से नफरत होने लगती है। आप सोचते हैं एकांत, सोचते हैं अकेला रहना, सोचते हैं नहीं। तो शारीरिक स्वास्थ्य जो होता है खराब अगर हो जाए तो अधिगम में सामवेगिक तनाव आ जाएगा, आपका इमोशन में तनाव आ जाएगा। तीसरा जो कारण है अधिगम में सामवेगिक तनाव का, वो होती है सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं। सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं। अच्छा, अगर आपको सामाजिक समस्याएं हैं, समाज में वह स्थान नहीं मिल रहा है, समाज में वह आपको इज्जत नहीं मिल रहा है, समाज में बहुत तरह के टॉर्चर का सामना करना पड़ रहा है, चाहे आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या सोर्स उतना अच्छा नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? आपके अधिगम में सामवेगिक तनाव ऑफकोर्स आ जाएंगे। दूसरा, स्कूल में असफल हो जाना। आप ही बताइए, अगर आप स्कूल में असफल हो जाता है, विद्यालय कार्यक्रम में असफल हो जाते हैं, या आप जिस चीज का कोर्स कर रहे हो उसमें अचीवमेंट अगर कम होता है तो आपके संवेग पर असर पड़ता है कि नहीं? संवेग पर असर पड़ता है। आपके जो आप में एक उत्साह होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन असर पड़ता है, आप चाहे जितना भी उसको हटाने का प्रयत्न। उसके बाद सबसे बड़ा इसमें जो हाथ होता है हम उम्र समूह का होता है। अगर आपका संगति अच्छे लोगों का नहीं है, अच्छा लोग मतलब, अच्छा लोग हम कहने का मतलब वो कर रहे हैं कि अगर आपका हम उम्र साथी जिस क्षेत्र में आप है उस क्षेत्र का नहीं है तो फिर आपको तनाव देगा, फिर आपका सामवेगिक तनाव आ जाएगा। जैसे आप सीटेट का तैयारी करते हैं तो हमेशा आपका ग्रुप किसका होना चाहिए? सीटेट के साथ ही रहो, दूसरों को छोड़ो, हटाओ, कोई मतलब नहीं है। अगर समय मिले तो उसी से हम बात करेंगे। प्लस वो जो ग्रुप होगा, समूह होगा, सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक का मतलब है कि आपके नंबर की बात वो नहीं करेगा, आपके क्वालिटी की बात करेगा, सकारात्मकता की बात करेगा कि ये कमजोर है उसको दूर करने की बात करे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आपके समूह में कुछ लोग होते हैं, भाई इतना दिन तक कर रहे हो कुछ होता नहीं है तुमसे, तो उसको तुरंत काट दो जीवन से, एकदम दोस्ती हट। दोस्ती क्या, दोस्ती तो होती नहीं आजकल, तो उसके साथ रहना पसंद नहीं करो क्योंकि वो तुम्हारे जीवन को फिर नाश करेगी। हमेशा वैसे लोगों के साथ रहे जो पूरा एनर्जेटिक हो, उत्साह के साथ हो, जो कितनों असफल होने के बावजूद भी उसके मुंह से सफलता निकलती है। नहीं, उसके प्रति रहो। क्यों?
क्योंकि वह तुमको हौसला देगा, तुमको आगे बढ़ाएगा। और जो नकारात्मक आदमी होगा उसको तुमको गिराएगा। तुम आज जो पढ़ पाते, जो तुम क्लास कर पाते, वह नहीं करने देगा तुमको। ऐसी ऐसी बातें करेगा कि तुम्हारा मन क्या हो जाएगा, पढ़ाई के प्रति निगेटिव हो जाएगा। तो जिंदगी में हमेशा रोने वाले के साथ नहीं रहना चाहिए, हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहो जो अपनी दर्द ना बताए, तुमको क्या बताए, मतलब खुशियां बताए, दर्द वाले के साथ नहीं। जैसे बहुत सारे लोग देखिएगा ना, तो अपना केवल दर्दे गिनाते रहे कि मेरे ऐसे हुआ, हम ऐसे परीक्षा दिए, इतना किए, वो किए, ना हुआ, ऐसे ना अंत में छोड़ छाड़ दिए जो। तो ये नहीं, हम उन लोगों के साथ रहेंगे जो कहे कि हम 10 बार फेल होने के बावजूद भी अभी नहीं छोड़ते हैं आशा, मुझे पता है कि मैं ही इसको सफल होऊंगा ना। तो वैसे लोगों के साथ रहिए, उत्तेजित आदमी जो अपनी समस्या बताए उससे दूर हो जाओ, तुरंत दूर हो जाओ। समस्या किसके जीवन में नहीं, सबके जीवन में। अच्छा, आप ही के जीवन में सोच लो, कोई अपना दर्द तुमको सुनाता है दिन रात, कि माथा दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, मेरा बेटा ऐसे न कमाता है, तो क्या तो आप जाना चाहिएगा उस व्यक्ति, तुरंत कटअप कीजिएगा। आप किन लोगों के साथ रहना चाहते हैं, जो हंसते रहते हैं, अच्छे बोलते हैं, जो दूसरे का साथ देते हैं, उसी को ना रहते हो। तो स्कूल में अगर असफल हो गए तो फिर आपका क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ा समस्या। उसके बाद सांवेगिक तनाव होने का एक और कारण है स्वस्थ हम उम्र समूह का या दल का अभाव। स्वस्थ बोले तो सकारात्मक, रोने वाले के साथ तो कभी रहे नहीं जो तुम्हारा खाली दर्द बताए, नहीं। सकारात्मक हम उम्र दल का अभाव, जो केवल बढ़ाने का काम करे, केवल और केवल बढ़ाने का जो काम करता है। आइए इमोशन की दुनिया में एक बार फिर से कहता है, ध्यान दीजिएगा, जो एक समझेगा, अभी तो संज्ञान के बारे में हम लोग बात किए नहीं है। ऐसे संज्ञान क्या होता है कि संज्ञान जो होते हैं हमारे सोचने, हमारे समझने और हमारे तर्क करने की क्षमता होती है। तो संज्ञान और संवेग जो होते हैं, यह दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं ना, अंतः संबंधित होते हैं। एक पर अगर असर होगा तो दूसरा भी क्या होगा, उससे प्रभावित होगा, नहीं। दूसरी बात समझिएगा कि ये जजोंग कहते, कौन ऐसा कहा है, जजोंग कहते हैं, समझे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आइए संवेगों का विभाजन देखते हैं थोड़ा सा। संवेगों का विभाजन यानी इमोशन को जो डिवीजन किया गया है, वह अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से किया। जैसे अगर हम जेबी वाटसन की बात करें, तो जो हमारे वाटसन महोदय हैं, उन्होंने 3 प्रकार के इमोशन की बात किए थे, प्रेम, क्रोध और भय या डर। लेकिन जो गेट्स महोदय है, गेट्स, उन्होंने बताया था भय, प्रेम, क्रोध, दया और कामुकता। वहीं पे अगर हम मैकडूगल की बात करें, मैकडूगल की बात करें, तो उन्होंने 14 प्रकार के संवेगों की बात की। कितना प्रकार के, 14 प्रकार के संवेगों की ये बात करते हैं हमारे मैकडूगल महोदय, समझे। ध्यान दीजिएगा, संज्ञान के बारे में थोड़ा सा हम और बात करेंगे, और एक सिंपल सा बात समझिएगा कि जो आपका संज्ञान है, संज्ञान बोले तो सोचने, समझने, तर्क करने की जो क्षमता है,
या आप जिस माहौल में रहते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं, वहाँ पे जो वस्तु है, जहाँ वो स्थिति है, उसके अनुसार ना आप जो सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तर्क करते हो, वही ना आपका क्या है? संज्ञान। यानी संज्ञान जो होती है वह आपका स्थिति के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार आप क्या करते हैं? तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, उस बात को समझने का प्रयास करते हैं, वो सारा का सारा क्या है? संज्ञान। तो अभी तो हम संज्ञान पढ़ नहीं रहे, हम लोग अभी कौन चीज पढ़ रहे हैं? संवेग। लेकिन संज्ञान जो होता है संवेग से कहीं ना कहीं जुड़ा है, और संवेग भी कहां से जुड़ा हुआ है? संज्ञान से। तो सबसे पहले हम संवेग की बात करें तो एक रॉस महोदय हैं जो संज्ञान के बारे में कहते हैं कि जो संवेग है चेतना की वह अवस्था है। चेतना समझते हैं? चेतना का मतलब होता है जो आप जागृत अवस्था में, होशो हवास में जो एक बात को बोलते हैं, समझते हैं, तर्क करते, वही आपकी क्या है? चेतना। तो संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें क्या होती है? रागात्मक। अब कहेगा रागात्मक क्या होता है? रागात्मक का मतलब होता है जो आपके रग रग में जो तत्व है उसकी क्या हो रहती है? प्रधानता रहती है। लेकिन जर्सील्ड महोदय इसी पर जरा सोचिएगा तो कहते हैं, जर्सील्ड महोदय कहते हैं कि आवेश में आने, आवेश मतलब समझते हो? आवेश का मतलब होता है रग रग में जो आपके बसा हुआ है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारा तत्व है, तो गौर कीजिएगा कि जर्सील्ड जो है वो कहते हैं कि आवेश में आने, उत्तेजित हो जाने या भड़क जाने को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। गौर कीजिएगा, आवेश में आना का मतलब क्या है? आवेश का मतलब है कि जो कुछ सोचता नहीं है। उत्तेजित हो जाना का मतलब क्या है? किसी भी चीज को लेकर पूरी तरीके से उफन पड़ना। भड़क जाना माने क्या? हर बात पे क्रोध में आ जाना। यही आपका क्या है? संवेग है। संवेग को नियंत्रित रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? लेकिन कैसे रखेंगे आगे थोड़ी देर में हम बताएंगे कि कैसे हम लोग संवेग पर कंट्रोल करेंगे। और मान लीजिए आपको बहुत गुस्सा आ रहा है किसी चीज पर, किसी व्यक्ति पर, तो कुछ तो उपाय होगा उसको कंट्रोल करने का। तो उसको जानना चाहते हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर जरूर करते रहें। अब थोड़ा सा संवेग के हम प्रकार की बात करें। वैसे तो हम लोग सुखद और दुखद दो भाग में पढ़ते हैं संवेग को, लेकिन सकारात्मक और नकारात्मक की भी बात कर लेते हैं। नहीं, अब सकारात्मक संवेग, सकारात्मक संवेग क्या है? ऐसे संवेग जो उत्पन्न होने पर स्वयं को या खुद को अथवा किसी अन्य को
किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाते हैं, हानि नहीं पहुंचाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सकारात्मक संवेग कहते हैं। जैसे स्नेह या लगाव या प्रेम, हर्ष, आमोद। दूसरा होता है नकारात्मक संवेग, यानी ऐसे संवेग जो उत्पन्न होने पर स्वयं को अथवा किसी अन्य को किसी ना किसी प्रकार से हानि अवश्य पहुंचाते हैं। अवश्य पहुंचाते हैं। जैसे भय, क्रोध, कष्ट, घृणा, ईर्ष्या आदि। तो ये है आपका संवेग के प्रकार, सकारात्मक या नकारात्मक। संवेग को नियंत्रित करने का तरीका देखिए, सबसे पहले खुद की संवेग को समझना। खुद की संवेग को समझना मतलब समझते हैं कि आपके अंदर कौन सी चीजें है जिससे आप क्रोधित हो जाते हैं, कौन सी चीज है जिससे आप किसी चीज से लगाव हो जाता है, आपको मार्क्स आने पर किस प्रकार का प्रतिक्रिया होता है, आप किस चीजों के प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं, किस चीज से गुस्सैल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद के संवेग को समझना होगा और उसको क्या करना होगा, उस तरीके से अपने तरीके से निपटने का काम करना है। कहां से एवं क्यों संवेग उत्पन्न होता है, आपके अंदर जो इमोशन है वह कहां से आया और क्यों आया। जैसे मान लीजिए कि कोई फेल हो गया तो उसमें संवेग उत्पन्न हो गया एक, तो सबसे पहले आपको समझना है कि आखिर जिस जगह से उत्पन्न हो रहा है उस जड़ को ही हटा दिया जाए। नहीं, अपने संवेग नियंत्रण करना सीखना चाहिए। आपको अपना जो संवेग है, आप जो किसी भी चीज को लेकर तुरंत उत्तेजित हो जाते, उस पर आपको क्या करना सीखना चाहिए, नियंत्रित। थोड़ा सा दबाना चाहिए, थोड़ा सा घूट पीना चाहिए, बर्दाश्त करनी चाहिए, अपने जगह से थोड़ा हिलना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपको अगर किसी भी प्रकार की भय है, क्रोध है, गुस्सा आता है, तो आप क्या करें, उस जगह को तुरंत छोड़कर कहीं पार्क में चले जाए, सॉरी पार्क में बोलो, आप कहीं पे चले जाए, या आप अपने पसंद का गाना सुने, या अपने यानी उस जगह से हट जाए। जैसे मान लीजिए हम किसी से लड़ना शुरू कर देते तो हम तुरंत क्या कर दें, लड़े नहीं बल्कि उस जगह से साइड हो जाए। गुस्सा के बारे में बातचीत ना करना। मान लीजिए हम पहले से गुस्सा और आप उसी बात को और लेकर हमको बोल रहे हैं, तो क्या गुस्सा नहीं आएगा। खुद को अभिप्रेरित करना, हम खुद को अभिप्रेरित करेंगे, आशा एवं आशावादी बनेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई लड़ रहा है, आपस में कोई झगड़ रहा है, या कोई हम पर आया है, वार कर रहा है, गाली दे रहा है, तो हम समझेंगे कि हो सकता है उसको कोई परेशानी है या किसी चीज को लेकर हमारे प्रति ऐसा बिहेव कर रहा है। नहीं, तो हम आशावादी बनेंगे और दूसरे के संवेग को समझेंगे, सामने वाले क्या चाहता है, क्यों ऐसा कर रहा है, उसके संवेग को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। करेक्ट है। तो सबसे पहले खुद के संवेग को जानिए, दूसरा अपने जो संवेग है उसको नियंत्रित करना सीखिए, मैनेज करना सीखिए, तीसरा
आप अपने अंदर आशा और आशावादी विचार को लाइए और दूसरे के संवेग को भी समझिए। ऐसा नहीं है कि आप केवल अपने ही संवेग को समझ रहे हैं, सामने वाले को भी संवेग को समझिए। और वही लोग सबसे बड़े फायदा उठा लेते हैं आपका। नहीं, कभी कभी आपका लोग फायदा क्यों उठा लेते हैं? वो जान रहा है कि आप रो रहे हैं तो क्या करेगा, आपको आके कंसोल करेगा, आपको सांत्वना देगा, आपकी मजबूरी का उस समय क्या कर लेगा, फायदा उठा लेगा। या दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं तो क्या हो जाता है, तीसरा को कभी नहीं बताना चाहिए। आपस में जब हम लड़ रहे हैं तो कभी भी तीसरा को नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके वो कमजोरी को जानेगा और आपके हाँ में हाँ मिलाएगा, आपके अनुसार काम करेगा और पता चलेगा आप इधर से तो चल ही गए और उधर से भी नाश हो गए। यही ना। तो हमेशा दूसरे को संवेग को तो समझ के हमें चलना चाहिए कि सामने वाले के भी तो कुछ संवेग है ना। ठीक है, तो हम लोग आज इस चैप्टर को यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।